आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम जो है वो 9th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास ना केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास ना ये जो सब्जेक्ट है, ये साइंस की जो ब्रांच है वो बेसिकली ना किस लिए काम करती है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर जो है हमारे पास, अभी हम देखेंगे कि मैटर हमारे पास क्या होता है। तो जो केमिस्ट्री है ना, वो बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके रिएक्शंस को, और हमारे पास उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करती है। ठीक है, तो ये आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट है। एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, उनके बारे में बात करती है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको डिस्कस करती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाती है, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस हो रहे हैं ना केमिकल, ये उसको डिस्कस करती है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह होते हैं, फिर हम न्यूक्लियस के अंदर रहकर कैसे जो है वो फिनोमिनास को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जो कि लैब वर्क आ जाता है कि हमने टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है अपने रिएक्शंस को करने के लिए, और हमने एलिमेंट्स की कैरेक्टराइजेशन किस तरह करनी है, यानी कि हमने पहचानना कैसे है अपने सैंपल को, तो वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बताती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मैटर। ठीक है, आपके पास जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना आपकी बुक में, ये वो है। तो मैटर हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस। वो वाली चीज जिसका या तो कोई मैस हो और वो कोई स्पेस ऑक्युपाई करती हो, वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिनका कोई ना कोई मैस है और स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, और मैटर में हमारे पास फिर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर क्या चीज होती है, एक ऐसी यानी मैटर की टाइप जो कि किसमें हो, इम्प्योर फॉर्म में हो, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और सब्सटेंस क्या होता है, एक ऐसी मैटर की टाइप जो कि प्योर फॉर्म में हो। तो मिक्सचर क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और सब्सटेंस क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर की भी आगे दो टाइप्स हैं, सब्सटेंस की भी दो टाइप्स हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर की जो दो टाइप्स हैं वो है होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का क्या मतलब होता है, यानी होमो का मतलब क्या होता है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। ठीक है, और जीनस का मतलब यानी कि कंपोजिशन, कि वो वाला हमारे पास मिक्सचर जिसकी सेम कंपोजिशन है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसकी रहती है, चेंज नहीं होती उसकी कंपोजिशन, तो ऐसा मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। उसके बाद है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रो का जो है मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होना। तो हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन सा होगा, जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, जो चेंज होती रहती है। तो ये हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब्सटेंस की दो टाइप्स। अब सब्सटेंस की दो टाइप्स में एक तो एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हुई चीज, यानी कि हमारे पास ना एक एलिमेंट है, मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कार्बन का मेरे पास एलिमेंट है, तो अब उस एलिमेंट के अंदर ना कार्बन के ही एटम्स होंगे, वो एक ही तरह के एटम से बना होगा, इसलिए मैं उसे एलिमेंट कह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या चीज होती है, अगर हम
डिफरेंट एटम्स को मिला दें आपस में, ठीक है, और उनकी जो कंपोजिशन है उसमें ना डिफरेंट एटम्स हों, तो वो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। यानी एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड के अंदर डिफरेंट तरह के जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। यानी कि एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बना होता है, कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा हमारे पास एक फ्लो चार्ट आ गया कि हमारे पास मैटर क्या होता है, फिर मैटर की दो टाइप्स हैं, मिक्सचर और सब्सटेंस, फिर आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं, मिक्सचर की भी दो हैं, होमो और हेट्रोजीनस मिक्सचर, और सब्सटेंस की भी दो टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हमारे पास ना एक और भी चीज इधर आ जाती है कि अब कंपाउंड और मिक्सचर में फिर क्या फर्क है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाती है डेफिनेशन। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ना, ये आपका डेफिनेशन का पॉइंट होगा, ठीक है। आप इधर हेडिंग बना सकते हो डिफरेंस लिखते हुए कि ये डेफिनेशन है। कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, वो वाला सब्सटेंस जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। यानी कि अगर हमने ना वाटर बनाना है तो हम हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, वाटर बनेगा। वाटर क्या है, मेरा कंपाउंड है, क्योंकि वो रिएक्शन से बना है, वो केमिकली कंबाइन होके बने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या चीज होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट के एटम को उठा के उनका केमिकल कॉम्बिनेशन जब करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। आप ना जो है वाटर को ले लो और उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, वो आपका मिक्सचर बन गया, ठीक है। उसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं किया ना, आपने कोई टेम्परेचर सेट नहीं किया, कोई कैटालिस्ट नहीं डाला, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल उसको मिक्स कर दिया, ये मिक्सचर है। तो कंपाउंड जो होता है उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हो रहे होते हैं एटम्स, लेकिन मिक्सचर में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिर्फ मिक्सिंग होती है सब्सटेंसेस की और मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हो गई। सेकंड हमारे पास कौन सा पॉइंट है, आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, नेचर ऑफ आइडेंटिटी, या नेचर भी आप इसको, नेचर भी इसका पॉइंट बना सकते हो। कंपाउंड के अंदर ना जब कोई नई चीज बनती है ना, तो उसके अंदर उसके पुराने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो चीज नई बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर नहीं होती, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अब मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, मैंने वाटर बना दिया, वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होंगी, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन वो दोनों प्रॉपर्टीज वाटर के अंदर नहीं आएंगी, वाटर एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड में क्या होता है, जो नया सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे वो बना है सब्सटेंस, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, वो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में अगर मैंने वाटर लिया, मैंने सॉल्ट लिया, मैंने दोनों को मिक्स किया, तो अब मेरा जो मिक्सचर है उसमें मुझे वाटर की भी प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी, मुझे सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मिक्सचर में अब उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिक्सचर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती, वो शो करती हैं अपनी आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड कंपोजिशन का, ठीक है। तो ये हेडिंग बनेगी। तो जो कंपाउंड होता है ना, उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने केमिकल रिएक्शन से एक चीज बना रहे हैं, तो 1 मोल ही लेंगे दोनों को। अगर मैं वाटर की बात करूं तो हाइड्रोजन भी 1 मोल होगा, ऑक्सीजन भी 1 मोल होगा। कोई और कंपाउंड बना रही हूँ तो मुझे उनकी कंसंट्रेशन पता होगी, मुझे उनका टेम्परेचर पता होगा, रिएक्शन कैटालिस्ट पता होगा। तो हमारे पास कंपाउंड में फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस होती है, लेकिन मिक्सचर में हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस नहीं होती। मैं जितना भी पानी लेके उसमें जितना भी सॉल्ट ऐड कर दूं, मेरे पास कंपोजिशन फिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो है फिजिकल सेपरेशन का, ठीक है। फिजिकल सेपरेशन इसकी हेडिंग बनेगी। और हमारे पास कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कभी भी ना सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। यानी कि उधर ना केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना, तो आप यही याद रखो कि कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम कैसे, एक केमिकल रिएक्शन हो के जी वाटर बन गया, मैं उसको कैसे सेपरेट करूंगी। अब मैं हाइड्रोजन को अलग तो नहीं कर सकती ना उसमें से, वाटर में से अब मैं हाइड्रोजन को अलग कर लूँ, ऑक्सीजन को अलग कर लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो मेरे पास जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड के वो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वाटर और सॉल्ट को आपस में आराम से क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड में सेपरेशन नहीं करवा सकते कंपोनेंट्स की, मिक्सचर में करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड है, और जो मिक्सचर है उसका हमारे पास केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में कंपोजिशन हमें जो है फिक्स नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है होमोजीनस, या इसको बना लो टाइप ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड होता है ना उसमें होमोजीनस कंपोजिशन होती है, ठीक है, और जो मिक्सचर होता है उसमें होमोजीनस भी हो सकती है, हेट्रोजीनस भी हो सकती है, ठीक है, वो दोनों टाइप्स का ही होता है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना वो एक केमिकल रिएक्शन से बने हैं, उनका एक खास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है कि इधर आके इस पॉइंट पे आके इस वाले कंपाउंड ने मेल्ट हो जाना है, ठीक है, या बॉयल हो जाना है। लेकिन मिक्सचर में ना डिफरेंट चीज़ें आपस में मिली होती हैं, ठीक है, उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, तो उनका कोई शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के बारे में, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है एटॉमिक नंबर और हमारे पास आ जाता है मैस नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड। उसके बाद मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू जेड प्लस एन, यानी कि हमारे पास जो मैस नंबर है उसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूले से ना हमारे पास हम मैस नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी हमारे पास मिसिंग हो और बाकी दो दी हुई हो, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास हम ये तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन उसका मैस नंबर क्या होता है 12, ठीक है। उसी तरह नाइट्रोजन जो है वो 7 होता है उसका एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका जो मैस नंबर है वो 14 होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन जो है वो प्लस होके ना, इसलिए इनका जो हमारे पास मैस नंबर है वो डबल है उनके। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मैस ना बेसिकली एक ऐसा एवरेज मैस है एटम का जो हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, ठीक है। कार्बन का जो 12 आइसोटोप होता है ना उसके मैस के साथ अगर हम मैस ऑफ एटम को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है, ठीक है। मैं इधर डेफिनेशन इसकी लिख देती हूँ, द एवरेज mass of an atom
एज कंपेयर्ड टू 1/12 ऑफ द mass of atom of carbon 12 आइसोटोप। ठीक है, हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है ना, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसे हम AMU लिखते हैं। इसके इनिशियल्स क्या होते हैं? AMU। और हमारे पास जो 1 AMU होता है ना, वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो अगर हमने ना किसी भी चीज का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है ग्राम्स में, ठीक है, वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, लेकिन मैंने मास ऑफ प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसको डिवाइड कर दूंगी 1 AMU से, क्योंकि 1 AMU मेरे पास क्या है, 1 AMU मेरे पास एटम का वो वाला मास है जो कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को डिवाइड मैंने किया है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 से। तो मेरे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 1.0073 AMU आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन कौन सा वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल आ गई कि किस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। जो हमें अगर कंपाउंड का मास दिया हुआ हो या प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, तो हम इस तरह उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला की। ठीक है, how to write a chemical formula। अब केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, उसे लिखने का एक मेथड है। ठीक है, आपके पास ना आपकी बुक में स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह हम ना केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर स्टेप्स नहीं डिस्कस करूंगी, मैं आपको एग्जांपल से ही समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ना दो हमारे पास एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम जो है वो +1 होता है, क्लोरीन होता है -1। ठीक है, वैलेंसी है ना इनकी। तो हमारे पास ना अब हम इनका केमिकल फॉर्मूला जब लिखेंगे ना, तो ये वाली वैलेंसीज जो है वो क्रॉस हो जाएंगी, यानी कि क्लोरीन इधर, क्लोरीन को हम इस तरह देखेंगे और सोडियम को हम क्लोरीन के हिसाब से देखेंगे। तो हमारे पास जो क्लोरीन है उसके ऊपर हम सोडियम के हिसाब से उसे देखेंगे तो वो +1 है, यानी कि क्लोरीन 1 होगा, और सोडियम को भी क्लोरीन के हिसाब से देखेंगे तो उस पर -1 चार्ज है, तो सोडियम भी 1 होगा। तो सोडियम और क्लोरीन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaCl बनेगा, उनकी वैलेंसी की वजह से। उसी तरह हमारे पास अगर कैल्शियम और क्लोरीन है, तो कैल्शियम होता है +2, क्लोरीन होता है -1। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे तो हमारे पास अब क्लोरीन कैल्शियम के हिसाब से लिखी जाएगी, यानी कि Cl2। ठीक है, और कैल्शियम क्लोरीन के हिसाब से लिखा जाएगा, यानी कि 1 कैल्शियम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। उसी तरह हमारे पास ना Al2SO4 थ्राइस, ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो इधर SO4 जो है वो -2 है, यानी कि सल्फेट वाला जो आयन है वो एक अलग रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल। तो नेगेटिव रेडिकल को हमेशा हम फॉर्मूले में ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव रेडिकल की वजह से
हमारे पास इधर जो वैलेंसी टोटल है वो -2 बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी इसके हिसाब से होगी। वैसे एल्यूमिनियम +3 होता है, लेकिन इधर इसके हिसाब से ये +6 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ना एल्यूमिनियम, तो +6 और इधर अब बीच में हमारे पास इनकी भी अलग वैलेंसी होगी जो टोटल -2 बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना नेगेटिव रेडिकल्स अगर हो तो हम उनकी वैलेंसी के हिसाब से फॉर्मूला जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और हमारे पास ना जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना तरीका है कि केमिकल फॉर्मूला हम किस तरह लिखते हैं हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनका। अब हम बात कर लेते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस बुक में, जो कि है इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम उसका डिफरेंस देख लेते हैं कि हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली एक सिंपलेस्ट रेशो होती है कि एक एलिमेंट के हमारे पास ना एटम्स कितने हैं एक कंपाउंड में, इन अ कंपाउंड। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना वो मॉलिक्यूल के बात करता है, वो होता है द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी वो नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल of a molecule present in a compound, ठीक है। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है, और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की बात करता है एटम्स की। तो हमारे पास अब इधर एक एग्जांपल में लिख देती हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है C6H6। ये क्या है, ये बेंजीन है। अब हमारे पास बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, लेकिन उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, वो CH है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास ना अब जब हमने इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है ना, तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला होल n, ठीक है। ये जो n होता है ना, बेसिकली जो n की वैल्यू होती है वो इंटीजर्स में होती है, यानी 1 2 3 सो ऑन हमारे पास n की वैल्यू हो सकती है। तो इस n की वैल्यू की वजह से ना हमें पता चलता है कि हमारे पास ना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो इधर बेंजीन के केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है ना वो 6 है, तो इसीलिए हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह है बेंजीन का। तो ये आपके पास ना इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आ गया। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारे पास हम उसमें ये देखेंगे कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जांपल आती है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ BH3 when molar mass is 27.7 ग्राम पर मोल।
ठीक है, हमारे पास अब मोलर मास दिया हुआ है BH3 का, हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमारे पास अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसकी हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, अभी मैंने लिखी थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n। अब ये जो दिया हुआ है ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेसिकली। हम इसको क्या करेंगे, हमने अब इस तरह, यानी अब एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है और होल n, हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो हमने n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास तो हमें दिया हुआ है 27.7 ग्राम पर मोल। इंपेरिकल फॉर्मूला मास किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो होता है ना वो बेसिकली एटॉमिक मासेस का सम होता है। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ BH3 किस तरह आएगा, बोरॉन प्लस 3H, यानी कि बोरॉन का एटॉमिक मास जो कि हमारे पास है 10.811, 3 इंटू हाइड्रोजन का मास हमारे पास आएगा 1.0078, तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 13.83। ठीक है, तो हम इस वाले 13.83 इंपेरिकल फॉर्मूला मास है और 27.7 क्या है हमारा मोलर मास, इसको जब हम निकालेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। तो n की वैल्यू जो है वो BH3 2, n की वैल्यू 2 है ना, तो BH3 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा B2H6। तो ये आपके पास BH3 का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके पास ना जो हाफ आपका चैप्टर है उसकी टर्म्स हमने डिस्कस कर ली कि हमारे पास ना ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो सेकंड हाफ जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।